नमस्कार, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज पूरी दुनिया में सोना और चांदी की दीवानगी देखी जा रही है। लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं और लेकिन साथ में कई रिस्क भी हैं। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरुण कुमार और हमारे साथ जुड़ेंगे गोल्ड मामलों के एक्सपर्ट अजय केडिया जी। पहला सवाल अजय केडिया जी से ही लेते हैं। सर, हफ्ते भर के अंदर ही सोने के अंदर जो गिरावट हुई है वो कैसी गिरावट है? नमस्कार। देखिए, अगर सोने चांदी की बात करें तो ये साल काफी बेहतरीन रहा है। हमने जनवरी से ही देखा मार्केट धीरे-धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन खास करके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3 महीने रहे, उसमें हमने जबरदस्त तेजी आती हुई देखी। हमारा मानना था कि नवंबर जब स्टार्ट होगा तो एक ऐसा दौर था जहां पे 3-4 ऐसे इवेंट्स थे जो गोल्ड पे इंपैक्ट दे सकते थे। पहला था यूएसए इलेक्शन, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री होती हुई दिखाई दी और डोनाल्ड ट्रंप सितंबर मंथ में ही कह दिया था कि कहीं ना कहीं अगर मैं जीतता हूं तो इंटरेस्ट रेट जो एग्रेसिव कट करने की बात चल रही थी उस पे लगाम लगेगी। एंड ऐसा ही हुआ कि अब नवंबर में जो रेट कट हुई उसके बाद उसमें 0.5 की जगह 0.25, ये गोल्ड के लिए कहीं ना कहीं एक कंसर्न था। साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन, पिछले 1 साल से रशिया पिछले 3 साल से रशिया यूक्रेन की तो लड़ाई चली रही थी, बट हमास और इसराइल में जो तनाव था वो अब हम देख रहे हैं कि सीज फायर की ओर बढ़ चुका है। तो उसकी वजह से भी जो वॉर प्रीमियम था वो कम हो गया। टेक्निकली भी मार्केट काफी ज्यादा ओवरबॉट था, तो एक करेक्शन लग भी रहा था। डॉलर इंडेक्स में तेजी आते हुए दिखाई दी। तो ये सब कारण की वजह से गोल्ड में हमने एक पुल बैक आते हुए देखा। लगभग डोमेस्टिक मार्केट में 80,000 से प्राइजेस टूटकर 74,000 का लेवल दिखा चुका था। तो ओवरऑल एक जो करेक्शन था वो इन लाइन था। जिस दिन से डॉलर में तेजी आई, डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री हुई, इंटरेस्ट रेट की कटौती में कमी आई, ये सारे कारण थे जिसकी वजह से हमने सोने में गिरावट देखी है। बिल्कुल सर, इससे मेरा जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अभी सोने में जो हफ्ते भर में गिरावट और उछाल चल रहा है वो कितना है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो नवंबर महीना नेगेटिव रहा है, जहां पे हमने 0.4% की गिरावट गोल्ड में देखी। इस वक्त 75,800 के करीब सोना ट्रेड कर रहा है एमसीएक्स पे, जबकि चांदी में लगभग 10% की गिरावट अब एक महीने में हमने आती हुई देखी है। कुल मिलाकर आज भी अगर हम जनवरी से अभी तक देखें तो 19-20% की तेजी आज भी बरकरार है सोने चांदी में, बट जो ये गिरावट थी वो इंपॉर्टेंट हमने जो अभी डिस्कस किए पॉइंट उसके ऊपर थी। और ये हफ्ते के अंदर भी लगभग चांदी में 3% की गिरावट और सोने में लगभग 1.25% की गिरावट अब तक हुई है। बिल्कुल सर। सर, क्या सोने की गिरावट के बीच में ये समय ठीक है इसमें निवेश करने के लिए? देखिए सोम जी, जब हम सोने में बाइंग की बात करते हैं तो हमें मैक्रो फंडामेंटल देखना चाहिए। तो पिछले 2 सालों से अगर हम देखते हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन हमारे साथ बना हुआ है, इंटरेस्ट रेट कोविड के बाद से कंटिन्यू बढ़ रहे थे, अब ये घटना चालू हुआ है। चाहे हम ईसीबी की बात करें, बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें, चाइना की बात करें, जापान को छोड़ दे तो बाकी सारी इकोनॉमी रेट कट कर रही है। और जब भी रेट कट होता है तो हम देखते हैं पैसा बॉन्ड मार्केट से निकलकर सोने की तरफ एज ए सेफ हेवन जाता है। तो आज भी अगर हम देखें सेंट्रल बैंक की बाइंग, तो जो सारे फैक्टर्स थे वो आज भी जारी है। तो मुझे लगता है ये जो करेक्शन ही हम बोलेंगे, क्योंकि अगस्त मंथ में हमने देखा ड्यूटी में भी जब ड्यूटी में जब कमी आई थी तो गोल्ड में और सिल्वर में 9% का फॉल आया, बट वापस मार्केट में बाइंग आती हुई दिखाई। ईटीएफ एक नया तरीके से हम निवेश करते हैं। तो मुझे लगता है सारे फैक्टर अभी भी इंटैक्ट है। जो ये करेक्शन है इसे घबराना नहीं चाहिए। मेरा मानना है 2025 का फर्स्ट हाफ तक सोने और चांदी में कंटिन्यू तेजी रहेगी, क्योंकि जो ये फंडामेंटल फैक्टर्स है, लड़ाई का, डॉलर इंडेक्स में डी डॉलराइजेशन चल रहा है, तो ये सारे फैक्टर अभी भी जारी रहेंगे, जिसके चलते मुझे लगता है 2025 का पहला हाफ जो अगर आप देखेंगे कैलेंडर ईयर का, वहां पे सोने और चांदी में तेजी जारी रहेगी। ठीक है सर। सर, एक आम नागरिक का मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि जब सोने में निवेश किया जाए तो किन बातों को ध्यान में रख के किया है? जैसे आपने ईटीएफ की बात की, तो ईटीएफ में अगर निवेश करना है तो किस सावधानियों को रखकर, किन बातों को ध्यान में रखकर निवेश करें? देखिए, जब हम गोल्ड की बाइंग की बात करते हैं तो मैं इस चीज को इस जी। रूप से लूंगा। जब भी आप सोना बाय करते हैं तो आपको ये समझना है कि आप कंजम्पशन के लिए बाय कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर रहे हैं। दोनों में फर्क ये है कि आज हम जानते हैं इंडिया में हाउस होल्ड के अंदर 28 लाख टन से ज्यादा सोना पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम जब भी अक्षय तृतीया, धनतेरस या कोई भी इमोशनल अटैचमेंट, अगर हमारे यहाँ पे कोई इवेंट होता है तो हम सोना चांदी लेते हैं, बट घरों में रख देते हैं। तो अब तक सोने में खाली हम कंजम्पशन कर रहे थे, बट 2014 के बाद गवर्नमेंट ने और रेगुलेटर ने समझा इस चीज को, लोगों का रुझान
इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी सोने चांदी को देखें, कंसिस्टेंटली रिटर्न्स बने हैं पिछले 2 साल में और ये साल में निफ्टी को भी बीट किए, तो सबसे अच्छा तरीका है ईटीएफ को बाय करना। तो ईटीएफ इज एज गुड एज जो आप फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं उसकी जगह डिजिटल तरह से है। तो यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि आपको कोई बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं है, इसके कोई रेशियो देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल जैसे आप दुकानों से जाके गोल्ड बाय करते हैं, ईटीएफ में आने की वजह से एक अथेंटिसिटी बनी हुई है। आपको पता है कि अगर मैं 500 रुपए भी डाल रहा हूँ तो वो गोल्ड में ही जाएगा और रेगुलेटर है चीज को मॉनिटर कर रहा है। तो आई थिंक जैसे हम हॉल मार्किंग और ये सब देखते हैं उतनी जरूरत नहीं है। ईटीएफ में रेगुलेटर ने वो काम आपके लिए कर रखा है, तो सिंपल क्लिक करके भी आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि किन बातों का निवेश करें, है ना, तो जैसे हम आम नागरिक की बात करें, जब डिजिटल गोल्ड की बात आ जाती है कहीं ना कहीं मन में एक शंका रहती है कि जो हम गोल्ड ले रहे हैं उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, वो मतलब किस तरीके कहाँ रखा जाएगा। तो ये जो सवाल होते हैं उनका आप ज़रा जवाब दीजिए, मतलब किस तरीके के ये समस्या खड़ी होती हैं जब गोल्ड लेने जाते हैं और कैसे इनसे बचा जाए। जब हम ईटीएफ में बाय करते हैं तो सबसे पहले जैसे हम म्यूचुअल फंड बाय करते हैं वैसे ये एएमसी के पास है, तो आपको ये देखना है कि कौन से एएमसी का ये फंड है। बट ज्यादा करके देखिए इक्विटी के अंदर हमको देखना पड़ता है परफॉर्मेंस की बात, लेकिन जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो ज्यादा करके आप देखोगे उसमें चार्जेस भी कम ही रहते हैं और कोई ज्यादा बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक एज कंपेयर टू इक्विटी कमोडिटी के अंदर जब गोल्ड ईटीएफ बाय करते हैं तो आई थिंक उसमें खाली आपको ये देखना है कि एएमसी क्या है, बाकी एनएवी जो है वो गोल्ड के प्राइस के साथ मैप रहती है। जब सोने में तेजी आएगी तो आपके ईटीएफ के एनएवी पे भी तेजी उसी का रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो आई थिंक एज कंपेयर टू इक्विटी ईटीएफ बाय करना बहुत ही आसान है और समझना भी आसान है। एज गुड एज जो आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं वैसे ही आपको ईटीएफ बाय करना है। प्रिया सर, आपने एक आसान भाषा में समझाया कि किस तरीके से सोने के प्राइस जो हैं बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं, कि क्या वजह हो रही है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अब इस चर्चा में दूसरे पहलू पर बात करते हैं वरुण जी से। सर ये बताएं कि दुनिया में सोने का इतना क्रेज क्यों बढ़ता जा रहा है। देखिए शुभम, जब पिछली बार भी हमने गोल्ड की बात की थी तब हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो गोल्ड है इसको मूल्यवान धातु माना जाता है। अभी सही नहीं, आप जब से मानव इतिहास की शुरुआत है तब से गोल्ड को एक मूल्यवान धातु माना जाता है। आप चाहे मिस्र के फराव को देख लें, आप भारत के राजा महाराजाओं को देख लें, तो हजारों सालों से जो गोल्ड है वो इंसान की पसंद रहा है, चांदी इंसान की पसंद रहा है। और चूंकि ये दुनिया में रेयर मेटल है, कम पाए जाते हैं, और यही एक बड़ा कारण है कि इंसान का जो झुकाव है इस पीले चमकीले रंग की धातु की तरफ हमेशा से रहा है। दूसरी, जब हम ये गोल्ड की बात करते हैं शुभम, तब हम ये देखते हैं कि जब जब दुनिया में इस तरीके के हालात बनते हैं जहां पर युद्ध होता है, जहां पर अराजकता होती है, जहां पर हम ये देखते हैं कि बहुत अच्छी स्थितियां नहीं हैं, बहुत स्टेबल हालात नहीं हैं, तब हम ये देखते हैं कि गोल्ड की जो कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। पिछले दिनों हमने लगातार इस बात को देखा, चाहे हमने देखा कि रूस यूक्रेन का युद्ध था, हमने देखा कि इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध था, हमने ये देखा कि और भी पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन का माहौल था, हमने देखा कि चीन और भारत के बीच भी एक वक्त तनातनी की स्थिति बन गई थी। तब हमने देखा लगातार गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं। अभी जैसा अजय जी ने बताया कि गोल्ड के रेट में कमी के पीछे क्या कारण है, वो एक बड़ी बात है। लेकिन जब हम ये वाली बात करते हैं कि गोल्ड के रेट बढ़ क्यों रहे हैं, या गोल्ड में निवेश करना ठीक है या नहीं ठीक है, या गोल्ड आगे कितना बढ़ेगा, तो मैं ये मानता हूं कि गोल्ड हमेशा बढ़ेगा। मैं ये मानता हूं कि लोगों की पहली पसंद गोल्ड रहता है, रहता आया है और रहेगा। अब जब हम ये देखते हैं कि गोल्ड उस तरीके की चीज है कि जब आप जमीन में निवेश करते हैं, आप कार में निवेश करते हैं, आप फ्लैट में निवेश करते हैं, आप कोठी में निवेश करते हैं, और अचानक आपको पैसे की जरूरत है, तो आप जमीन को तुरंत तुरंत नहीं बेच सकते। आप अपने फ्लैट को, कोठी को, गाड़ी को एक सेकंड में नहीं बेच सकते। लेकिन गोल्ड आप मैं कह रहा हूं 1 मिनट के अंदर ही आप उसे बेच सकते हैं। आपके पास यदि डिजिटल गोल्ड है तब आप उसे तुरंत बेच सकते हैं, और अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है तो आज की तारीख में गोल्ड के बदले आप लोन ले सकते हैं। आप सोने में आप कहीं भी किसी भी जगह किसी भी दुकान पे जाके, इनफैक्ट बहुत सारे लोग छोटे शहरों में तो हमने ये देखा कि अपने रिश्तेदारों को भी गोल्ड देके उनसे पैसा ले लेते हैं। तो गोल्ड को कैश के समकक्ष माना जाता रहा है। अब आप सोच के देखिए कि कहीं युद्ध की स्थिति है और उस देश के जो लोग हैं वो अपना देश छोड़ के भाग रहे हैं।
अब वो अपने साथ अपनी जमीन नहीं ले जा सकते, अपनी कार नहीं ले जा सकते, अपना कुछ और नहीं ले जा सकते। वो अपना गोल्ड अपने साथ एक बैग में रख के ले जा सकते हैं, बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। और गोल्ड एक ऐसी चीज है, वो भारत में भी बेचा जा सकता है, वो पाकिस्तान में भी बेचा जा सकता है, वो चीन में भी बेचा जा सकता है, वो यूक्रेन में भी बेचा जा सकता है। तो उस तरीके की चीज है गोल्ड। तो गोल्ड का जो दीवानगी है, गोल्ड का जो पैशन है, वो लोगों में हमेशा से रहा है और आने वाले वक्त में भी ये बना रहेगा। बिल्कुल सर, ये तो बात कर ली हमने सोने के क्रेज की कि सोने का क्रेज इतना ज्यादा क्यों है। अब बात कर लेते हैं सोने के रेट की। अक्सर ये देखा जाता है कि दुनिया भर में जो हालात होते हैं उसके कहीं ना कहीं सोने की कीमत पर उसका असर पड़ता है, जैसे अभी आपने युद्ध की बात करी। सर ऐसा क्यों होता है, ये जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जितने भी दर्शक हैं, मैंने जैसे अभी बताया कि इंसान जब किसी विपरीत परिस्थिति में होता है, तब उसे दो ही चीजों का ध्यान आता है। एक तो अपने पास जो कैश है उसका, और एक उसके पास जो गोल्ड है उसका। जो जैसे भारत में रुपया चलता है, और इस रुपये को लेके अगर मैं जाता हूँ अमेरिका, तो वहां डॉलर चलता है। मैं रुपया वहां किसी दुकानदार को देके वहां से खाने का सामान नहीं ले सकता हूँ। उसके लिए मेरे को बाकायदा उस रुपये को कन्वर्ट कराना होगा, उसके बाद जाके मेरे को कुछ डॉलर मिलेंगे, और डॉलर और रुपये के बीच में एक अच्छा खासा गैप है। हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले कम वैल्यू रखता है। अब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो वहाँ रुपये का एक अलग वैल्यू होगी, मैं नेपाल जाता हूँ वहाँ रुपये की अलग वैल्यू होगी। कुछ देशों में रुपया चलेगा, कुछ देशों में रुपया नहीं चलेगा। या जो लोग हैं वो कहेंगे कि भाई पहले आप इसको बदलवा के लेके आओ, हमारे देश की मुद्रा में कुछ हिचकिचाहट होगी। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज है, आप कहीं चले जाएं पूरी दुनिया में, और जब आप गोल्ड के बदले कोई सामान लेना चाहेंगे तो गोल्ड के बदले आप उस सामान को ले पाएंगे। गोल्ड एक ऐसी चीज है, गोल्ड के जो रेट हैं वो नेपाल में भी बहुत अच्छे मिलेंगे, वो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे मिलेंगे, वो श्रीलंका में भी बहुत अच्छे मिलेंगे, और वो अमेरिका में भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो गोल्ड की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो पूरी दुनिया में है, गोल्ड को लेके जो क्रेज है वो पूरी दुनिया में है। और यही कारण है कि गोल्ड जो है उसको संकट का साथी माना जाता रहा है, हमेशा से माना जाता रहा है। तो शुभम, जैसा अजय जी ने बताया कि गोल्ड में निवेश के लिए यकीनन ये अच्छा वक्त है, तो मैं भी यही कहूंगा अपने दर्शकों से, यदि आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, आप फिजिकल गोल्ड लेना चाहते हैं या डिजिटल गोल्ड लेना चाहते हैं, तो एक छोटी शुरुआत गोल्ड लेने की डिजिटली आप कर सकते हैं। और फिजिकल गोल्ड तो अब देखिए शादियों का सीजन आ रहा है, मुझे लगता है अभी थोड़े दिन में खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, इतने 1000 करोड़ का गोल्ड बिका या उतने लाख करोड़ का गोल्ड बिका, वो खबरें बहुत ज्यादा दूर नहीं है। शुभ, बिल्कुल, चलिए शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को जो सोने से जुड़े सवाल थे वो तमाम उनके जवाब उनको मिल गए होंगे। ऐसी ही बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।